नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर सीरीज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज क्लास के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज़ से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से, क्योंकि इससे ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चार्ट बना रखा है और कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। इस टोटल हमारा जो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेक्चर सीरीज है, इसका कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, जैसे चार्ट आप देख रहे होंगे, तो ऐसे ही चार्ट बनाया हैंड रिटन नोट्स आपका हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से 5 यूनिट का कंप्लीट नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो देखते हुए उसके थ्रू गो थ्रू होकर आप जल्दी जल्दी टॉपिक कवर कर सकते हैं, फिर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम स्टोरेज क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टोरेज क्लास जनरली क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके टाइप देखते हैं और एग्जाम्पल के साथ उसको अंडरस्टैंड करते हैं। स्टोरेज क्लास इन सी लैंग्वेज डिटरमाइन लाइफ टाइम, मेमोरी लोकेशन, इनिशियल वैल्यू, स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। तो जनरली 4 चीज़ जो होता है वो स्टोरेज क्लास बताता है किसी वेरिएबल का। ध्यान दीजिए, किसी वेरिएबल, जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे आप वेरिएबल बनाते हो ना, यहाँ पे इंटीजर ए बी सम, कुछ ऐसे वेरिएबल बनाते हो ना, तो ये जो वेरिएबल हैं ये इसकी जनरली 4 प्रॉपर्टी होती है: लाइफ टाइम, मेमोरी लोकेशन, इनिशियल वैल्यू एंड स्कोप। हर वेरिएबल का, वो जो भी आप किसी भी डेटा टाइप के साथ यूज कर रहे होंगे, तो 4 प्रॉपर्टी होती है। ये चारों प्रॉपर्टी कौन बताता है? स्टोरेज क्लास। तो टोटल 4 तरह के स्टोरेज क्लास आपके सिलेबस में है या सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, जिसमें फर्स्ट होता है आपका ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, सेकेंड रजिस्टर स्टोरेज क्लास, थर्ड स्टैटिक स्टोरेज क्लास एंड फोर्थ एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। इन्हीं चारों को हम टेबल में लेके आए हैं। यहाँ पे जितने पैरामीटर हैं उस पैरामीटर पे हम जज करेंगे और एग्जाम्पल समझेंगे कि क्या बेसिक डिफरेंसेस हो रहा है दोनों में। सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोमेटिक। ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिक का जो हम प्रोग्रामिंग जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कीवर्ड यूज़ करते हैं ऑटो, ठीक है, ऑटो कीवर्ड यूज़ करते हैं। और जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कुछ इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम, ऑटो इंटीजर ए। तो यहाँ पे जो ऑटो लग गया इस वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले, इसको क्या बना देता है? ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी आप प्रोग्राम बनाए हो अभी तक, जहाँ पे स्टोरेज क्लास, यहाँ इंटीजर से पहले कोई भी कीवर्ड नहीं लगा था, ना इधर ऑटो ना रजिस्टर या किसी भी टाइप का, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो का ही काम करता है। मतलब अगर ऑटो लिखें या ना लिखे, तो ऑटो वाला ही काम करेगा जो स्टोरेज क्लास फर्स्ट का है, ठीक है। तो अगर ऑटो लिख देते हैं तो बेटर है। स्टोरेज प्लेस, जब हम वेरिएबल बनाते हैं, जैसे हमने वेरिएबल बनाया ऑटो इंटीजर, तो ये जो वेरिएबल बना ये मेमोरी में कहाँ पे स्टोर होगा? रैम में। ध्यान देना, आपका रैम जो होता है उसी रैम में, सपोज ये 2 GB की रैम है, ठीक है, यहाँ पे ही कहीं ना कहीं वो ब्लॉक स्टोरेज कर लेता है अपना और वहीं पर प्रभाव होगा ऑपरेशन। इनिशियल डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा? इनिशियल डिफ़ॉल्ट वैल्यू मीन्स अगर हम सपोज इस ए को कोई भी वेरिएबल नहीं दे रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, और इस ए की वैल्यू को हम प्रिंट करें, प्रिंट % d एंड ए, हमने ए को कोई वैल्यू नहीं दिया और ए की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं, तो उस टाइम इनिशियल वैल्यू क्या होगी? गॉर्बेज। गॉर्बेज मीन्स जैसे ही वेरिएबल बनता है, जैसे देखिए अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे, जैसे हमने इसका इंटीजर ए वेरिएबल ले लिया, तो जो मेमोरी में होगा यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक ले लिया, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे मीन्स कोई भी गॉर्बेज वैल्यू होगी, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई भी 2 3 5 6 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। गार्बेज ऑटोमेटिक कंपाइलर उसको जनरेट करके यहाँ पे स्टोर कर देता है। स्कोप इसका क्या होगा? लोकल टू द ब्लॉक, जिस भी ब्लॉक में डिफाइन किया जाएगा उसी ब्लॉक तक होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल समझिएगा, देखिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, वाइडमेन हैश इंक्लूड studio.h, हमने किसी प्रोग्राम नहीं लगाया है, वो ऑटोमेटिक आप ऐड कर लेना, फर्स्ट लाइन हैश इंक्लूड studio.h। वाइड मेन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, वाइड मेन का यहाँ से इसकी बॉडी कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग के बीच यही है। अब देखिए जो हमने ऑटो वाला बनाया, यहाँ पे ऑटो जो हमने बनाया, एग्जाम्पल यहाँ पे ऑटो नहीं लिखा, अगर ऑटो लिख दें या ना लिखें, ये काम किसका करेगा? ऑटोमेटिक का ही काम करेगा बाय डिफ़ॉल्ट।
तो यहाँ पे इंटीजर a b इक्वल टू 10, दो वेरिएबल डिक्लेयर हुए a और b की तो वैल्यू हमने 10 ले लिया, लेकिन a की वैल्यू हमने कुछ नहीं इनिशियलाइज किया है, कोई वैल्यू यहाँ पे हमने इनपुट भी नहीं लिया है। तो क्या करेगा इस टाइम, जैसे आपका यहाँ पे a ब्लॉक लिया, रैम में मेमोरी ब्लॉकेज रैम में लेगा, तो यहाँ पे कोई भी गार्बेज वैल्यू स्टोर कर लेगा। मतलब सपोज ले लिया 1500, तो 1500 यहाँ पे ले लिया। और b के केस में क्या है, b के केस में तो यहाँ हमने एक्चुअल वैल्यू दे दिया 10, तो यहाँ पे 10 होगा। तो जब प्रिंट करेंगे इसको, प्रिंट a इक्वल टू %d, b इक्वल टू %d, तो जो a की वैल्यू है वो a गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगी जो यहाँ पे ऑटोमेटिक कंपाइलर एलोकेट करता है, और b की वैल्यू जो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया, b की वैल्यू वही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस चारों का मीनिंग था। प्लस अगर लोकल टू ब्लॉक की बात करें तो लोकल टू ब्लॉक मतलब ये जो वेरिएबल बना, इसकी एक्सेसिबिलिटी इस ब्लॉक में, जिस ब्लॉक के अंदर यूज हुआ, केवल यहीं पे इसको हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल को। और लाइफ टाइम क्या हुआ, टिल द कंट्रोल रिमेन्स इन द प्रोग्राम, जब तक कंपाइलर इस ब्लॉक के अंदर है तभी तक इस a और b का वेरिएबल जो वैल्यू इसको यूज कर सकता है, उसके बाहर यूज नहीं कर सकता। सेकेंड आता रजिस्टर। अब रजिस्टर के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी वेरिएबल ऐसे बना लें, रजिस्टर इंटीजर a। अब देखिए यहाँ पे हमने स्टोरेज क्लास कौन सा यूज कर लिया, रजिस्टर। मतलब अब कुछ इस तरह से काम करें, कीवर्ड इसका यही होता है, प्रोग्राम जब लिखोगे आप रजिस्टर ऐसे लिखोगे। स्टोरेज मेमोरी कहाँ होगा इसका, रजिस्टर में। अब ध्यान दीजिए केवल जितने चारों स्टोरेज क्लास हैं, केवल रजिस्टर ऐसा स्टोरेज क्लास है जो रैम में स्टोरेज नहीं करता, वो स्टोर करता है वैल्यू को कहाँ पे, रजिस्टर में, जो सबसे छोटी मेमोरी होती है, सीपीयू की सबसे क्लोज मेमोरी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे स्टोर करेगा। इनिशियल वैल्यू जैसे रैम ऑटो टाइम है फर्स्ट टाइम, वैसे इसका गार्बेज होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है जो आपका ऑटो स्टोरेज क्लास का होगा। ठीक है, अब केवल चेंज क्या होगा, प्रोग्राम भी आप एग्जांपल भी सेम दे सकते हो, केवल चेंज होगा इस लाइन में, जो आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हो, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन, यहाँ पे रजिस्टर लिख के आपको करना पड़ेगा। मतलब रजिस्टर a b करोगे तो इस टाइम क्या होगा, जो ये मेमोरी ब्लॉक बन रहा है ये रैम में न बन के कहाँ बनेगा, ये बनेगा रजिस्टर में। रजिस्टर में ऐसे a और b बन जाएगा ब्लॉक। ठीक है, ए का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो ए के लिए कोई भी गार्बेज वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर लेगा। बी की वैल्यू दिया है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 यहाँ पे स्टोर कर, फिर इसी को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करेगा ऐसे ही। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस किसका है, कीवर्ड का। कीवर्ड चेंज होते ही केवल एक डिफरेंस ही आएगा, स्टोरेज ऑटो वाले का रैम था, इसका स्टोरेज कहाँ हो जाएगा, रजिस्टर मेमोरी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टैटिक। इंपॉर्टेंट है दोनों, स्टैटिक और एक्सटर्नल, इसको समझिएगा। स्टैटिक जब हम यूज करते हैं तो हम केवल वेरिएबल डिक्लेयर जो करते हैं वो स्टैटिक कीवर्ड लगा लेते हैं। एग्जांपल देखिएगा साथ में, जैसे हमने ये वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल के साथ हमने कौन सा कीवर्ड लगा लिया, स्टैटिक। ठीक है, अब ये स्टैटिक कितना काम करेगा, क्या प्रॉपर्टी है, स्टोरेज कहाँ होगा, रैम में। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इसकी कितनी होती है, 0। मतलब जैसे ही वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ रैम में, जैसे ही सपोज करो यहाँ पे वेरिएबल, सपोज आपका मेमोरी ब्लॉकेज रैम है, ठीक है, ये रैम है सपोज, और जैसे हमने लिया स्टैटिक ए, स्टैटिक इंटीजर ए, तो वैसे तुरंत यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक करेगा ए के लिए, और यहाँ पे 0 वैल्यू प्लेस कर देगा। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू वहाँ क्या हो जाएगा, 0। जैसे इन सब में क्या था, कोई गॉर्बेज वैल्यू ले रहा था, यहाँ पे क्या लेगा, 0। स्कोप इसका क्या होता है, लोकल टू ब्लॉक, जिस ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया गया उसी के अंदर केवल होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, लाइफ टाइम इसका थोड़ा सा चेंज होगा। लाइफ टाइम क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल कंटिन्यूअस टू एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस कॉल। समझिएगा इसको, इस प्रोग्राम में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, एग्जाम्पल आप इसको दे सकते हैं। वाइड मीन्स हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, हैश इंक्लूड std.h आप इंक्लूड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शंस का प्रोग्राम बनाया। ए क्या है, एक तरह से फंक्शन है, ए भी क्या है, फंक्शन है, ए भी क्या है, फंक्शन है। 3 हमने फंक्शंस कॉल किया, एक पहला फंक्शन, दूसरी बार फंक्शन, तीसरी बार फंक्शन, टेस्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और टेस्ट फंक्शन डिफाइन कहाँ है, डिफाइन किया हुआ यहाँ पे है। टेस्ट फंक्शन में क्या डिफाइन किया गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका डिफिनीशन है फंक्शंस का। इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया गया स्टैटिक इंटीजर a = 0, फिर आ गया a = a+1। मतलब इस टाइम a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 + 1 1 हो जाएगा यहाँ पे, और जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट a की वैल्यू कितना प्रिंट कर देगा, 1। ठीक है, ध्यान देना, अब अभी 1 नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि
ये तो हमने डिफिनीशन दिया इस फंक्शन का। वाइड मेन के अंदर जैसे आएगा सबसे पहले लाइन क्या मिलेगा, पहला ये टेस्ट मिलेगा। जैसे टेस्ट पे आया इस टेस्ट को कॉल किया, इस टाइम देखिए इस टाइम ये पूरी कोड कंपाइल करेगा और इस टाइम क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी होगी 1 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, दूसरी बार अब यहाँ पे क्लोज हो गया, दूसरी बार फिर से यहाँ फंक्शन कॉल हुआ। जब दूसरी बार आया सेम फंक्शन को, टेस्ट फंक्शन को ही कॉल किया। इस टाइम ध्यान देना जो स्टैटिक वाली लाइन है ये फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ए इक्वल टू 0 फिर से नहीं बनाएगा। जो वैल्यू अपडेट हो चुकी हुई उसी के आगे चलेगा, मतलब केवल इस लाइन पे आएगा ए इक्वल टू 1 + 1। ए की वैल्यू कितनी 1 + 1 करेगा तो 2। फिर से जब थर्ड टाइम हमने कॉल किया तो उस टाइम फिर से इस वाली लाइन पे नहीं जाएगा और डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे ए इक्वल टू ए + 1। इस टाइम क्या हो जाएगा 3 प्रिंट कर देगा। आप डिफरेंस समझना, सपोज करो कि हमने ये स्टैटिक कीवर्ड इसमें से हटा दिया, स्टैटिक कीवर्ड हमने क्या किया, हटा दिया। जब स्टैटिक कीवर्ड हटा दिया तो ध्यान दीजिए, अब आप बताइए कि इसमें कौन सा स्टोरेज क्लास लगा है। देखिए यहाँ पे कोई स्टोरेज क्लास नहीं लगा है, दैट मीन्स उस टाइम बाय डिफॉल्ट कौन सा काम करेगा, ऑटोमेटिक काम करता है वहाँ पे अगर कोई स्टोरेज क्लास नहीं लगा है देन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम करेगा, ऑटोमेटिक जो है ऑटो स्टोरेज क्लास वो काम करेगा बाय डिफॉल्ट। अब देखिए जब हमने स्टैटिक हटा दिया तब आउटपुट कैसे आएगा, तो अब आप डिफरेंस समझ में आ जाएंगे स्टैटिक का रोल क्या था यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे फिर से जब स्टैटिक सबसे पहले आया प्रोवाइड मेनू प्रोग्राम, तो टेस्ट को कॉल किया फंक्शन को, ये फंक्शन इस पे कॉल, इसके डिफिनीशन को कॉल करेगा, टेस्ट को एम डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इंटीजर ए इक्वल टू क्या है 0 है और ए इक्वल टू ए + 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, दूसरी बार जब फिर से इसको कॉल किया, देखिए यहाँ पे जब दूसरी लाइन पे टेस्ट को, तो फिर इसको भी एग्जीक्यूट करेगा और सारी लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो फिर से ए की वैल्यू 0 हो जाएगी और ए इक्वल टू ए + 1 हो जाएगा और प्रिंट कर देगा, मतलब 1 प्रिंट कर देगा। तीसरी बार जब कॉल किया तो फिर से इस टाइम यहाँ पे वही लाइन भी एग्जीक्यूट होगी, ए की वैल्यू क्या कर देगा 0 कर देगा, फिर ए इक्वल टू ए + 1 करेगा, फिर प्रिंट करेगा, मीन्स 1 प्रिंट कर देगा। तो अगर यहाँ पे स्टैटिक लगा रहे थे हम, स्टैटिक लगाते टाइम प्रिंट कर रहा था 1 2 3 और स्टैटिक हटा देते थे प्रिंट कर रहा था 1 1 1। तो ये आपका रोल है स्टैटिक कीवर्ड का। लास्ट है एक्सटर्नल कीवर्ड, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, जिसको हम कीवर्ड यूज करते हैं एक्सटर्न। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे जो कीवर्ड यूज करेंगे वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम लिखेंगे एक्सटर्न ऐसे। तो इसका स्टोरेज स्पेस क्या होता है रैम में, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी भी 0 होती है जैसे स्टैटिक की है। इसका स्कोप क्या होता है ग्लोबल मतलब कि अब किसी ब्लॉक के लिए, जैसे हमने ये ब्लॉक बताया जिस ब्लॉक के अंदर यूज हुआ केवल वहीं तक यूज कर सकते हैं इसको। अब ग्लोबल मीन्स क्या हुआ, इस ब्लॉक के बाहर कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, मीन्स थ्रू आउट प्रोग्राम कहीं भी उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स ग्लोबल। लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, टिल द एंड ऑफ प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक उसका लाइफ टाइम रहेगा। जब प्रोग्राम टर्मिनेट करेंगे देन जाके उसका लाइफ टाइम स्टॉप करेगा। इसका एग्जांपल देखना यहाँ पे सबसे बेस्ट इसका एक और रोल है एक्सटर्न का, कि जब सपोज करो कि कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनता है उस टाइम नंबर्स ऑफ छोटे छोटे प्रोग्राम एक साथ कंबाइन किए जाते हैं। तो जब छोटे छोटे प्रोग्राम एक साथ कंबाइन किए जाते हैं तो हो सकता है किसी एक प्रोग्राम का वेरिएबल का रोल दूसरे वेरिएबल में दूसरे प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ रही है, तो उस टाइम वहाँ से उसकी वैल्यू कॉल कर सकता है। उसलिए आपका यूज़ किया जाता है क्या, एक्सटर्न कीवर्ड के साथ एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। देखिए जैसे सपोज करो कि हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें 2 प्रोग्राम की ज़रूरत हो रही है। एक आपका फ्रेंड इस वाले कोड पर प्रोग्रामिंग कर रहा है, आप इस पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो, एग्जाम्पल समझना। तो और इन दोनों को अगर मिला देंगे तो जो आपका सॉफ्टवेयर बन रहा था वो सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। तो जब जिसमें आपका फ्रेंड काम कर रहा है उसने यहाँ पे क्या किया, केवल #include_string.h int i = 48 एक वेरिएबल डिक्लेयर करके बस छोड़ दिया, इसको प्रोग्राम सेव कर दिया। ये दोनों प्रोग्राम और दूसरा जिस पे आप प्रोग्राम बना रहे थे उस पे आपने क्या लिया, एक्सटर्न। देखिए यहाँ पे कीवर्ड आपने यूज किया एक्सटर्न इंटीजर i वाइड मेन और प्रिंट यहाँ पे कर दिए, i की वैल्यू प्रिंट कर दिए। अब देखिए जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो यहाँ पे कौन सा कीवर्ड लगा है, एक्सटर्न,
मतलब एक्सटर्नल इंटीजर आई जो है ये इस प्रोग्राम के पूरे सॉफ्टवेयर में उस है ग्लोबली कहीं भी इसको एक्सेस किया जा सकता है, इसका यूज किया जा सकता है। देन ये क्या करेगा, आपका देखेगा यहाँ पे आई की वैल्यू तो कहीं डिक्लेयर नहीं किया गया है, न तो आई की वैल्यू कहीं इनपुट लिया गया है। इस वाले में देखेंगे क्या इसमें आई की वैल्यू लिया गया है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितना लिया गया 48, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 48 ले लेगा, उसी के साथ आगे बढ़ेगा। फिर जब यहाँ पे प्रिंट किया एडमिन के अंदर तो आई की वैल्यू प्रिंट करेगा कितना, आई इक्वल टू 48 प्रिंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है आपका स्टोरेज क्लास। होप सो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे कुछ ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।